अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलीम, आपकी होस्ट, और आज एक दफ़ा फिर इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ और हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है आप लोगों के लिए बहुत से इंफॉर्मेटिव सेशंस। उन्हीं उन्हीं में से एक आज एक और एडिशनल एक और इंफॉर्मेटिव सेशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक नीड है हमारी सोसाइटी की डिस्कशन की। स्पेशली ये जो सेशंस हैं आज जो हमने कंडक्ट करना है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। और आज हम उनको स्पेसिफाई करेंगे, जैसे कि मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ कि हम लोग इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करते, ये ओवरऑल सोसाइटी के लिए। लेकिन आज का जो सेशन है वो हम स्पेसिफाई करती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि आज का जो सेशन है वो स्पेशली फीमेल्स के लिए है। हमारे जो भाई हजरात हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो ज़रूर देखें इस चीज़ में, और प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं ऑडियंस को कहूँगी, आज मैं एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ आई हुई हूँ। सबसे पहले मैं मिस को वेलकम कहूँगी। वेलकम मैम टू आवर शो, एंड थैंक यू Thank you. सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for having me. जज़ाकल्लाह मैम। मिस मारिया का मैं इंट्रोडक्शन करवाती रहूँ। उन्होंने बीएस किया है एलसी से और एक बिजनेस वूमन है, ब्रांड रन करती हैं, सोशल वर्कर हैं, और इसके साथ ही माशाल्लाह बहुत से काम करती हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for having me. जी, मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक फीमेल से रिलेटेड है। औरतों के मसाइल, मतलब कारोबारी औरत माशरे में किस तरह वो कह लें कि बैलेंस करती है अपना, उसका मेंटेन कैसे रखती है, क्या-क्या क्राइसिस फेस करती है, क्या नहीं करती, कौन कोऑपरेशन करता है उसके साथ, कौन नहीं करता। आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफाई किया है हमने फीमेल्स को। लेकिन मैं ये कहूँगी अपने सेशन में अपने ऑडियंस को कि प्लीज़ मेल हज़रात जो हैं वो ज़रूर अपनी राय पेश करें कि वो औरत के कारोबार के लिहाज से क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या उनके ख़यालात हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं सबसे पहले, अगर हम मिस मारिया हमने टॉपिक की तरफ आएँ, तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक फीमेल के कारोबार से रिलेटेड है, मुआशियात से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप टॉपिक की थोड़ी-सी डेफ़िनेशन ज़रा आप बता दें। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कारोबारी औरत का पाकिस्तानी माशरे में जो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस बारे में हम आज बात करेंगे। और मैंने जब कारोबार अपना स्टार्ट किया था, तो मेरी उम्र उस वक़्त सिर्फ़ 17 साल थी। और हम जो टॉपिक में सारी बातें जो शेयर करेंगे, जो टॉपिक मेन है हमारा, वो रिवॉल्व करता है पाकिस्तानी मुआशरे में। हमारा जो पाकिस्तानी मुआशरा है, उसमें जो हमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं औरतों को, स्पेसिफिकली औरत ज़ात जो है उसको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उस बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। और हमारे इर्द गिर्द हम हर घर में एक बहन, माँ, बेटी ज़रूर होती है, और उसको जो चैलेंजेस डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं, जो वो डिपेंडेंट होती है अपने पेरेंट्स के ऊपर। और अगर वो अपने लिए कुछ करना चाहे और वो कोई स्टेप लेना चाहे, तो उस स्टेप लेने में जो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उस बारे में हम बात करेंगे। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे टॉपिक का ओवरव्यू दिया। मैं अपने ऑडियंस से मैं भी एक कमेंट पढ़ रही थी, तो मैंने आपकी जवाब देने से पहले मैं ऑडियंस को दे दूँ कि मैंने ये कहा है कि जो हमारे मेल पर्सन्स हैं, स्पेशली आज का सेशन वो ज़रूर सुनें और अपनी राय जो है हमारे साथ ज़रूर डिस्कस करें कि वो लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे को, इस चीज़ से रिलेटेड, औरतों के बिज़नेस से रिलेटेड, औरतों के बाहर निकलने से रिलेटेड। आप प्लीज़ अपनी राय शेयर करें, आपके दिल दिमाग में जो इन चीज़ों को लेके ख़यालात चल रहे हैं उनको निकालें, फिर हम कोशिश करेंगे कि उनको रिज़ॉल्व कर सकें। जी मिस मारिया, आपने बहुत अच्छा कहा और ये डेफ़िनेशन बहुत अच्छी है। अगर हम सिर्फ़ स्पेसिफ़ाई करें पाकिस्तान को, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में ये इश्यू है कि जी औरत ने घर से बाहर नहीं निकलना और कारोबार करना, तो ये तो एक बहुत कह लें कि बाज़ जगह पे मैंने ऐसे देखा है कि वो विक्टिम बन जाता है बंदा, जिसने कह दिया कि जी मैंने तो कारोबार करना है, मैंने सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो सबसे पहले ये जो सोच है, हम इस सोच को किस तरह ख़त्म करें? मतलब ये तो बहुत सारी मुश्किलात है ना, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम इसको डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस थिंकिंग पैटर्न को किस तरह चेंज करें? अच्छा, मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता अब जो हम जनरेशन आ तो आहिस्ता-आहिस्ता स्टेरियोटाइप बहुत हद तक कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं।
और लड़के लड़कियां जो जवान हमारे हैं, जो हमारी यूथ है, वो सामने आ रही है और कोशिश कर रही है कि ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करें वो। अब मैं अपना एग्जाम्पल भी इसमें देना चाहूँगी। मेरा अपना बैकग्राउंड ऑर्थोडॉक्स काफ़ी एक पठान घराने से है। मुझे भी बहुत सपोर्ट नहीं मिली थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे मेरे घर वालों की बहुत सपोर्ट मिली, उन्होंने मुझे बहुत encourage किया। शुरू में बहुत डिस्कस किया गया था, कहा गया था लड़की नहीं कर सकती ये काम, और किस चीज़ का कारोबार करेगी। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चैलेंजेस, डिफिकल्टीज हमें फेस करनी पड़ती है, और इनको फेस करके ही हम जो है तो आगे बढ़ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो जो सवाल आपने किया कि कैसे ये थिंकिंग को हम ख़त्म कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये टाइम लेगा। और हर चीज़ एक जनरेशन जो चलती आ रही है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं, उनके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता ही ये बातें आएंगी। और जिस तरह हमारी जनरेशन ग्रो करेगी, हमारी जनरेशन कल को माँ बाप बनेंगे सारे, तो मुझे लगता है कि वो भी ये अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज वो इस चीज़ से गुजर रहे हैं इस वक्त। और हम सब मिलके यही कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे माँ बाप से गलतियाँ हुई, या जो हमारे माँ बाप ने जिन चीज़ों में हमारा साथ नहीं दिया, वो हम अपनी औलाद या अपनी आने वाली जनरेशन्स का उसमें ज़रूर साथ दें। मारिया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये सोच जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करनी है, और वाकई में कोई भी काम जो है ना वो फर्स्ट स्टेप में नहीं होता, हमें बहुत सारे कह लेंगे इसके लिए कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर अगर हम बात करें कि सबसे पहले कि जी अगर कोई फीमेल बात करती है कि जी मैंने घर में काम करना है, तो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने भी कहा कि वो विक्टिम बन जाती है, तो उसको तो बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन उसके बाद होता है कि तुम करोगी क्या, रिसोर्सेज क्या हैं, तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा, और दिस एंड दैट, एंड आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इन सब को आप किस तरह, आप एक खुद बिजनेस वुमन है ना, आपने खुद कहा कि मेरे घर वालों ने फौरन से मेरा इतना साथ नहीं दिया, मुझे भी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। तो अगर आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें किसी और से रिलेटेड, तो आप जरा अच्छे से, ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं। अच्छा, असल में मेरी खुशकिस्मती ये थी कि बजाय, चूँकि हम पठान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बचपन, मेरी ज़्यादातर जवानी का वक़्त शहरों में गुज़रा है। यानी मैंने पिंडी में भी वक़्त गुज़ारा है, कोयटा में भी वक़्त गुज़ारा है। तो मेरे फ़ादर जो हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफ़िसर हैं, और हमने चूँकि सिटीज़ में ही टाइम स्पेंड किया है ना, तो जब आप शहर की तरफ रहते हो और शहर के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपकी जो मेंटालिटी होती है वो थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, और आप थोड़ा खुले दिमाग से सोचते हो। तो ये एक मेरे लिए खुशकिस्मती थी। और जो मैंने चैलेंज फेस किया सबसे बड़ा, वो यही था कि मेरे पास रिसोर्सेज शुरू में बिल्कुल नहीं थी। मैंने 17 की एज में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, और ऑनलाइन एक एप्लीकेशन थी फ्रीलांसर, उसका मैंने नाम काफ़ी सुना था, बट मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने उस पे अपना अकाउंट बनाया सबसे पहले, और उस पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आप वो प्रोजेक्ट्स लोगों के लिए करते हो, और आपको वो ऑनलाइन फ्रीलांसर के थ्रू ही पेमेंट भेज देते हैं। इस पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, आपको लोकल क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो आपके काम को बहुत वैल्यू करते हैं, और उसकी जो आपको वो पेमेंट करते हैं, वो आपके काम के बेसिस पे ही आपको उतनी पेमेंट जो है वो करते हैं। तो फ्रीलांसिंग मैंने 17 साल की उम्र में स्टार्ट की, और उसके बाद जो मेरी पहली पेमेंट थी, आहिस्ता 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 मैंने वो सेव की। और उसके बाद मेरे साथ एक दो दफ़ा ब्लंडर्स हुए थे फ्रीलांसर के ऊपर, कि एक चीनी खातून थी और एक दफ़ा एक इजिप्शियन खातून थी, जिनके साथ मेरा काफ़ी एक बुरा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने पेमेंट नहीं की थी और उन्होंने मुझसे काम ले लिया था। तो मैंने कहा अब मैं आ रही हूँ पाकिस्तानी लोकल क्लाइंट्स की तरफ, और मैं यहाँ पे ढूँढती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं अब यहाँ पे, ये भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है जो हमारे यहाँ औरतें फेस करती हैं इस हमारी सोसाइटी में, कि कोई भी आपको धोखा या कोई आपके साथ चाल खेल सकता है, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि आपके साथ क्या हुआ है। तो जब मेरे साथ ये ब्लंडर हुआ, और मैं पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ ही मैंने काम करना स्टार्ट किया, और वहाँ से जो मेरी पहली पेमेंट थी उसको, और पुरानी जितनी फ्रीलांसिंग की मेरी पेमेंट्स जिनको मैंने सेव किया हुआ था,
उनको मैंने मिला के अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। और इट वाज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बहुत कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी कि मैं कहूँ कि मैंने कोई लाख जमा करके रखे हुए थे जो मैंने स्पेंड किए उस इन्वेस्टमेंट के अंदर डाले, बल्कि वो सिर्फ कुछ हज़ारों की अमाउंट थी, कोई 20 या 30,000 जो मैंने सेव करके साइड पे रख दिए थे, बाकी जो आगे पीछे लग गए वो साइड पे। और जो ये मेरी सेविंग थी वो मैंने इन्वेस्टमेंट अपनी पहली की थी, और वहाँ से आहिस्ता 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 मैंने ग्रो किया। तो कहने का ये इसका मकसद है कि आपको कोई बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। आप छोटी सी अमाउंट से, आजकल हमारा जो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतने एडवांस्ड है लोग कि घर बैठे बैठे आपने एक अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर अपना बनाना है, उसके ऊपर आपने अपना हुनर जो है, आपका टैलेंट जो है, उसको आपने डिस्प्ले करना है, और आपके कस्टमर्स भी आएंगे, आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी अपनी स्टोरी में, मैंने वही कहा था कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। तो वही है कि आपको बहुत बड़ी, इन शॉर्ट एक मैसेज ये है कि आपको बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए। आपको खुद क्रिएटिव होना चाहिए, खुद आपको कहने के आगे बढ़ना आना चाहिए। और इससे आगे बढ़ने से एक और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ गया कि हम देखेंगे फीमेल्स जो पर्सनैलिटीज़ हैं स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, ठीक है? कि मतलब अब मैंने अगर घर से बाहर भी जाना है तो मुझे कोई लेके जाए, तो मैं क्या करूँ? उनको एक ये होता है कि हम तो डिपेंड कर रहे हैं किसी के ऊपर, हम फर्स्ट स्टेप भी नहीं उनको लेना आता कि हम क्या करें। आप ये देखिए मिस मारिया, जैसे अभी आपने फ्रेश बैचलर की स्टूडेंट हैं, तो आप ये देखें कि जब आपने स्टेप लिया तो आपको भी बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ा, ठीक है? और हमारी फीमेल्स जो हैं पाकिस्तानी स्पेशली, वो तो ये कहती हैं कि अगर हमने बाहर से जूस भी लेके आना है ना, तो वो कोई हमें ला के दे, हमें नहीं पता हम क्या करें। तो ये इस चीज़ को, ये जो डिपेंडेंसी फैक्टर है इनके अंदर, ये इसको किस तरह वाइंड अप करें अपनी नेचर के अंदर, थोड़ा-सा ज़रा ये मैसेज कन्वे करें आज इन्हें। अच्छा, जो भी हमें इस वक़्त सुन रहा है, देख रहा है, ज़्यादातर जो लड़कियाँ हमें इस वक़्त, लड़कियाँ जो हमारी ऑडियंस में हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो अभी इकरा ने बात की है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के नहीं रख सकते आजकल के हमारी इस सेंचुरी, 21st सेंचुरी में, क्योंकि हर कोई एक रेस में है, और हर कोई आपस में ना एक कॉम्पिटिशन में है, कौन किससे आगे बढ़ेगा। आपने अपनी जंग खुद लड़नी है, आपने अपना मकाम जो है वो खुद बनाना है। कोई आपकी किसी किस्म की हेल्प नहीं करेगा। आजकल तो माँ बाप भी आपको दुआ दे देते हैं, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करते। आपको वो, जब आप एक सर्टेन उम्र तक, एक 18 साल या 17 साल की उम्र तक आप पहुंच जाते हो, फिर माँ बाप की भी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, और वो कहते हैं कि नहीं, अब तुमने अपना मकाम खुद बनाना है। तुम जो पढ़ाई जो तुमने अपनी कंप्लीट कर लिया है या तुम कर रहे हो, तो उसके बाद जो तुमने अगला स्टेप लेना है, वो तुम्हारी अपनी जो हुनर है, जो टैलेंट्स हैं, उनके बेस पे वो तुम्हारा मकाम बनेगा। हम माँ बाप जो हैं हमारे, वो हमारे अंदर वो हुनर या टैलेंट या स्किल्स नहीं डाल सकते। स्किल्स हमने खुद हासिल करने हैं, और जो हमारी ग्रोथ है वो हमने खुद करनी है। तो जो हम डिपेंड करते हैं, उस फेज से हमने खुद ही निकलना है, और खुद ही वो जो मेहनत हमने करनी है वो हमारे ऊपर है, वो हमारे लिए कोई दूसरा बंदा आके नहीं करेगा। हर बंदा इस दुनिया में अपने लिए आया है, और अपने लिए अपना जो वो बनाएगा, उसके बाद उसने अकेले चले जाना है। तो मैं यही कहूँगी सबको कि जो आपको ग्रोथ या प्रोग्रेस आपने करनी है, आपने खुद हिम्मत करनी है। और हम ये सोचते हैं कि मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, मेरे ये भी गोल्स हैं, मेरे ये भी एम्बिशंस हैं, मैंने ये भी चीज़ अचीव करनी है, ये भी चीज़ अचीव करनी है, लेकिन हम उस पे एक्ट नहीं करते। हम उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, और बस हम सोचते रह जाते हैं, और वक़्त भी निकल जाता है, उम्र भी गुज़र जाती है, और बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने वो चीज़ नहीं की, या ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। एक चीज़, जो आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है इस वक़्त, आप उस पे यकीन रखो, उस आइडिया में बिलीव करो, और उस पे एक्ट करो, उसको अपनी डेली लाइफ में लाओ, उस पे काम करो, और उस पे काम करना शुरू कर दो। कभी भी किसी चीज़ को डिले नहीं करना चाहिए
कि वो इतना डिले हो जाए कि फिर वो ख़त्म ही हो जाए और वो आप सोचते रह जाओ कि मैंने जो सोचा था वो तो रह गया मुझसे। मिस मारिया, अब आपकी इसी बात से मुझे एक और बात आ गई कि अब देखें, जैसे अब कुछ लोग ये होते हैं कि अपनी नाअहली की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, सोचते बहुत हैं कि उनके अंदर वाकई में डिपेंडेंसी फैक्टर बहुत आता है कि कोई कर दे, कोई ला दे तो हम कर देंगे। ये तो एक अनदर मैटर हो गया। लेकिन अगर हम एक और केस देखें, जैसे अब बहुत सारे जो लड़कियां हैं, अगर हम बैकग्राउंड देखें, जैसे अभी आपने कहा कि मैं पठान से हूँ, लेकिन बेनिफिट ये था कि आप लोग शहर में रहते रहे हैं और डिफरेंट कंट्रीज सिटीज में विजिट करते रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल जोन बन गया, ठीक है, एक अच्छा क्राइटेरिया बन गया। लेकिन अगर हम अब बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसे देखें, लाहौर में रहते हुए भी लोग इतनी छोटी सोच सोचते हैं कि वो बच्चों को मैट्रिक से आगे पढ़ने नहीं देते, तो वहां पे उन बच्चियों की ख्वाहिशात, उनकी ये सब चीजें कैसे बैलेंस होगी? उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगी कि वो अपने बच्चियों को एक दफा बाहर तो निकालें, ट्रस्ट इश्यूज तो अपने रिजॉल्व करें? मेरे ख्याल से इन लोगों को अपने ट्रस्ट इश्यूज होते हैं जो कि वो अपनी फैमिली के ऊपर डाल देते हैं, मतलब उनका बैकग्राउंड इतना, वो कह लें कि क्रिटिकल किस्म का हो जाता है कि वो बच्चियां चाह के भी वो क्राइटेरिया जो है ना वो पार नहीं कर पाती। अच्छा, मेरे अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस था उससे मैं इसको रिलेट करके बात करूँगी कि मैंने जब काम स्टार्ट किया और जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो फ्रीलांसिंग का फ़ायदा ही मुझे ये था कि मुझे वो घर बैठे-बैठे एक लैपटॉप पे मेरा अकाउंट था और लैपटॉप पे ही मैं काम प्रोजेक्ट अपना करती थी और वहाँ से ही मैं वो सेंड करती थी क्लाइंट को और मुझे पेमेंट मिल जाती थी। तो आपने अगर स्टार्ट करना भी है और अगर आपके पेरेंट्स फ़िलहाल आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे या उनको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप उनको दिखाओ, आप उनको करके दिखाओ और आइस करोगे किस तरह? इसी तरह घर बैठे-बैठे ही आप स्टार्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर आप काम स्टार्ट करो अपना, वहाँ से जो आपको पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं या जो भी आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, उसका आप फ़ायदा उठाओ। ज़रूरी मुझे नहीं लगता और आजकल तो कोविड भी इतना अरसे से यहाँ पे अब रुक ही गया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा कि अब तो कोई जॉब्स भी आई एम श्योर कि जॉब्स भी नहीं ढूँढ रहा, हर कोई घर ही बैठे-बैठे काम कर रहा है, एवरीवन इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। तो उसका भी बंदा फ़ायदा उठा सकता है। हमारी लड़कियाँ इस चीज़ का ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकती हैं कि आप घर बैठी हुई हो, आप कुछ नहीं कर रही, आप फ़ेसबुक पे लगी हुई हो, स्क्रॉल करी जा रही हो, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करी जा रही हो, एक्सप्लोर में लोगों की तस्वीरें देख रही हो, उससे बेहतर है कि आप कोई ऐसा काम ऑनलाइन कर लो या कोई हुनर सीख लो, कोई स्किल सीख लो, यूट्यूब से ही सीख लो, इतनी आजकल वीडियोज़ आती हैं। मैंने खुद भी जब अपना फ़ोटोशॉप वगैरह जब मैंने सीखा था, मैंने ज़्यादातर ट्यूटोरियल्स देख के और खुद प्रैक्टिस कर के सीखा था। तो इस किस्म के जो स्किल्स हैं, ये बहुत आजकल हमारी ज़रूरत, एक नेसेसिटी बन गए हैं। इसके बगैर तो आजकल जीना ही मैं तो कहती हूँ कि मुश्किल है हमारी यूथ के लिए, क्योंकि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू करने जाते हो, तो आप जब अपनी सीवी सबमिट करते हो, आपकी सीवी पे एक हेडिंग होती है आपकी स्किल्स की और आपकी जो आपको सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा कि आपकी स्किल्स और सॉफ्टवेयर्स की एक लंबी सी लिस्ट हो और जो आपका एम्प्लॉयर है वो देखते साथ ही कहे कि इसके इतने ज़्यादा स्किल्स हैं, ये तो हम डेफिनेटली इस बंदे को हायर करेंगे बिकॉज इतना कुछ इसने सीखा हुआ है और इतना कुछ इसने किया हुआ है। तो घर बैठे बैठे वो स्किल्स अचीव करे, घर बैठे बैठे वो हुनर हासिल करे, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा और आप ही उसको बाद में यूज़ कर सकेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ही, ये बहुत अच्छा मैसेज है। और मेरे ख्याल से अगर हमारी जो फीमेल्स ऑडियंस हमें देख रही हैं, तो प्लीज मैं कहूंगी कि आज के सेशन से कुछ लर्न करें, कुछ कुछ ना कुछ लर्न करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये वैसे भी हमारी सोसाइटी की एक नीड है। वैसे अगर हम लोग अब देखें तो बहुत हद तक ये जो सोच है ये खत्म हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अभी भी इन चीजों को बहुत माना जाता है और वर्थ दी जाती है इन बातों को कि जी लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी। मिस, अगर मैं यहाँ पे एक और, मिस मारिया, एक और केस डिस्कस करूं, तो वो ऐसे है कि एक पर्सनली मैंने शायद ये सीन देखा हुआ है कि वहां पे एक फीमेल बहुत ज्यादा जैसे जतन करके जिसको कह लें कि बहुत ज्यादा स्वेयर कंडीशन से उसने अपने आप को बाहर निकाला और जॉब की। लेकिन कभी-कभी आप कह लें कि मिसहैप हो जाता है आपके साथ, आपको जॉब अच्छी नहीं मिली, यहाँ की फैकल्टी अच्छी नहीं थी, या इस तरह का कोई भी आपके साथ बैड
कह लें कि एक काम आ जाता है आपके साथ कोई भी, तो फिर उस सूरत में वो बेचारी एक लड़की, वो तो बिल्कुल वो पीछे हट गई ना, जहाँ पे उसने इतनी हिम्मत की, सब लोगों के कह लें कि व्यूज, नेगेटिव व्यूज जो थे उसने वो बियर किए, फिर आगे से भी आपको कुछ अच्छा ना मिला, तो फिर इस तरह की सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? अच्छा, चैलेंजेस, नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें हमेशा हम सुनने को मिलेंगी। हम चाहे जहाँ भी जाएं, चाहे जिस काम में अपना कोई स्टेप लें, हमें हर तरफ से नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ेगा। बुरे लोग हर तरफ होते हैं। हमें क्या करना है, हमें डटना है और हमें उन लोगों को इग्नोर करना है, उन लोगों की बात को अपने ऊपर कोई इफेक्ट होने ही नहीं देना। क्योंकि जब आपका एक आइडिया है, जब आपकी एक विजन है, आपने सोच लिया कि मैंने ये काम करना है, मैंने ये गोल अचीव करना है, तो आप जब उस पर डट जाते हो, जब आपकी आपकी वो जो डिटर्मिनेशन है ना, और जो आप उस काम से डिवोटेड हो, उस काम में आप इतना बिजी हो जाते हो, आप उसमें इतना अपनी एनर्जी को उस तरफ डाल देते हो और उस तरफ यूज कर रहे होते हो कि आपको वो दूसरी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो आपको इफेक्ट ही नहीं होती और ना आप उनको इफेक्ट होने देते हो। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हीं को इस्तेमाल में लाना है और इतना उनको स्ट्रॉन्ग करना है अपने बिलीफ सिस्टम को कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज जहाँ से भी आ रही हैं वो आप पे कोई असर ही ना कर पाए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। ये तो वाक़ई में बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो पॉज़िटिव थिंकिंग है और आपने जो एक अपना इमेज सोचा हुआ है अपनी लाइफ़ में कि ये मैंने ये अचीव करना है अपना गोल, तो आप बस फिर उसी पे फ़ोकस करें और बाकी हर चीज़ों को नेग्लेक्ट रखें। मिस मारी, अगर मैं यहाँ पे एक और बात डिस्कस करना चाहूँ तो वो भी ऐसे है कि जैसे अब हमने एक आम ज़िंदगी, एक लेमैन की अगर ज़िंदगी करें, तो एक बच्चा जब स्कूल जाता है ना, तो रास्ते में तब भी उसको बहुत सारे बुरे लोग मिल रहे होते हैं। मतलब होमवर्क नहीं किया तो तब भी वो कहेंगे छोड़ो आ जाओ हम खेलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जिसने वो अपना, उसको फ़िक्र है, जिसने कि मैंने काम करना है, तो वो हर चीज़ों को साइड पे रख के पहले अपना काम करेगा, फिर बाद में उन चीज़ों को देखेगा, ठीक है यार, इट्स ओके। तो मेरे ख्याल हम्म। से बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का एक पार्ट है, तो ये तो होते रहते हैं। अगर हम इनको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये मिस ज्यादा यहाँ पे मैं एक और, जी, जी। और मैंने ज़्यादा अच्छा भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तो हमें लेसन्स नहीं मिलेंगे। अब इस वक्त मेरे इस बिज़नेस के टाइम पे जो मैं काम कर रही हूँ, जो नेगेटिव लोग आके मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो मुझे कहते हैं कि तुमने ये गलत किया या तुम ऐसे नहीं कर रही, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करो। तो उन लोगों की बातों में से अगर मैं कोई अच्छी-अच्छी पॉइंट्स ले भी लूँ, तो वो मेरे ही बेनिफिट में है। हाँ, सही है, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें जो हैं उनको आपने इफ़ेक्ट नहीं होने देना, बट उन नेगेटिव लोगों की जो बातें हैं उससे आपको एक लेसन मिलता है हमेशा। जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, कोई भी, किसी भी चीज़ से आप जो जो चीज़ आप फेस करते हो, कोई भी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में, कोई इंसान हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई वाक़या हो गया, किसी भी किस्म की चीज़ किसी न किसी वजह के लिए आती है। या तो वो कोई अच्छा आपको लेसन सिखा के जाएगी या फिर वो कोई अल्लाह की तरफ से कोई आपके लिए रहमत है। तो हमेशा से उसको आपने पॉजिटिवली लेना है और उसको ये समझ के आपने उसको जो है उसको फेस करना है कि ये आपको एक चीज़ सिखाएगा या ये आपके लिए एक लेसन बन जाएगा आगे के लिए, और आपको वो जो गलती आपने पहले की, जिसकी वजह, जिस गलती की वजह से ये आपको फेस करना पड़ रहा है, वो गलती आपसे दोबारा ना हो। जी का। जी, बिल्कुल ऐसे ही है और वाक़ई में इन चीज़ों को बहुत फ़ोकस करना चाहिए। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी ये कहूँगी कि अगर हम लोग अपने बैड एक्सपीरियंस से कुछ लर्न नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हम अपना आने वाला फ्यूचर भी वैसा ही रख रहे हैं, जैसा हमारा पास्ट है। तो मिस यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि सेल्फ एस्टीम की यहाँ पे बात आ जाती है कि जैसे अब आपने कहा और आपकी सोच है ये, ठीक है? क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रॉपर साथ देती है, ठीक है? आपने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर किसी ने ज़रा सा भी नेगेटिव वैल्यू दे दी या वर्थ नहीं दी, उनके किसी काम में उनको वैल्यूएबल नहीं दिया, तो आप ये देखें कि वो लोग बिल्कुल
पीछे हट जाते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, उसकी तरफ दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं करते कि मैं अब इसको देख लूँ या मैं दोबारा से करने की कोशिश करूँ। ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि जब आपको कोई कमेंट्स मिलते हैं, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उसमें से देखें। अगर तो उस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसका इम्प्लीमेंट शुरू करें। अगर नहीं है, तो आप उसको साइड पे रख दें। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अच्छा, मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज कन्वे उनको करना चाहूँगी कि देखो, हम इंसान जो है ना, वो ऐसे ही नहीं उसको अशरफुल मखलूक़ात करार दिया गया। हम लोगों का जो दिमाग है, उसमें हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, हर इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल होता है। अगर आप हमारे आइंस्टाइन की ही एग्ज़ाम्पल ले लो, तो उसके बारे में काफ़ी फ़ेमस सेइंग है, आई होप कि मैं इसको गलत ना कोट करूँ, कि उसने अपने दिमाग का बहुत कम जो परसेंट था उसको यूज़ किया था, और तब जाके उसने वो इक्वेशन जो काफ़ी फ़ेमस इक्वेशन है वो उसने बनाई थी। तो अगर वो कहते हैं कि अगर वो पूरा दिमाग यूज़ करता तो फिर क्या होता? तो इस पॉइंट से ये एक सबक बंदा हासिल करे कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर बहुत पोटेंशियल है। हमारे अंदर बहुत, अल्लाह ताला ने हमें हमारे अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ कूट-कूट के भरी हुई हैं। हमने सिर्फ़ उनको तराशना है, हमने सिर्फ़ खुद को पॉलिश करना है और खुद को जो है एक जो हमारे अंदर का हीरा है ना, उसको निकालना है, क्योंकि हम सब तो कार्बन के बने हुए हैं, और हमने जो अपने आप को तराश के हीरा निकाल के पेश करना है लोगों के सामने, वो हमने खुद पे मेहनत करनी है। तो जो भी समझता है कि वो नहीं कर सकता, जो भी समझता है कि उसको नेगेटिव लोगों ने कुछ कहा तो उस पे इफ़ेक्ट हुआ बहुत बुरा और वो अब हिम्मत हार गया, वो अपना जो कंफर्ट ज़ोन है ना, उससे निकल के बाहर आएगा, खुद को पॉलिश करेगा, खुद मेहनत करेगा, तो ही कुछ हो सकता है। वरना मैंने जो पहले बात की थी वही मैं रिपीट करूँगी कि हर बंदा अपने लिए आया है और अकेले ही सबने जाना है, कोई किसी की कोई मदद ना करता है, और ना किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहीं पे दोबारा से हमारी वो बात पहले वाली जो मिस मारिया और मैंने की थी कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी हम बन जाते हैं। अगर हम लोग डिपेंडेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, तो फिर हम ये भी सोचना छोड़ दें कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में रहते हुए हम भी तरक्की करेंगे। फिर हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने जब खुद को डिपेंड कर दिया दूसरों पे, तो फिर आप ये ना सोचें कि हम मुझे भी कोई अच्छा पॉइंट ज़िंदगी में अचीव कर पाऊँगी मैं, क्योंकि जब आपने डिपेंड ही दूसरों पे करने हैं, तो आप किस तरह खुद अचीव करेंगी अपने गोल्स। जी, मैं कुछ और कहने से पहले मैं कमेंट्स देख रही थी, तो मैं अब ये कहूँगी कि देखें, कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और वो बहुत ऊपर चला गया। अगर आपने कोई बात कही है, तो प्लीज़ आप मोहम्मद इमरान रिपीट कर दें। मैं दोबारा से आपका जो कमेंट है वो अपने सेशन में ऐड कर लूँगी। एक्चुअली कमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्क्रॉल करने से मैं देख रही थी, मुझे नज़र नहीं आया। आप प्लीज़ दोबारा से कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। मिस, अगर हम अपनी बात सेशन को इसी तरह आगे करें, तो एक अगर मैरिड लाइफ को मैं थोड़ा-सा डिस्कस करना चाह रही थी कि मैरिड लाइफ में अब मैंने बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ़ हाउस जॉब कर रही हैं। इसलिए कि उनके शौहर को नहीं पसंद, इसलिए कि उन मतलब एक फैमिली फैक्टर, ठीक है? मैं टोटल इसको नहीं करूँगी। तो इस तरह की सोच को हम किस तरह चेंज करें, या क्यों ये लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि पहले ख्वाब भी ये होता है कि डॉक्टर से शादी करनी है और फिर डॉक्टर को जॉब भी नहीं करने देनी। तो मतलब व्हाट इज़ दिस? ये क्या है फिर हमारी सोसाइटी में? अच्छा, पता है क्या, सोसाइटीज़ जो है ना वो इतने आराम से नहीं चेंज होती। ना हम कोई तवक्को रख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी अभी बहुत जल्द कोई उसमें तब्दीली आ जाएगी। जैसे मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट इस वक़्त नहीं करूँगी, लेकिन जैसे तब्दीली का एक वो मज़ाक सा बन चुका है, तो कहीं पे भी तब्दीली, किसी मुल्क में, किसी सोसाइटी में, किसी मुआशरे में तब्दीली इतने आराम से, इतनी जल्दी ना आती है, ना उससे कोई तवक्को रखने की कोई तुक है कि बहुत जल्दी कोई चेंजेस आ जाएँगे। हर चेंज जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत आराम से आता है, और वो अपनी अपनी मर्ज़ी से आता है। तो जो है, तो हम किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि हमें कोई जॉब
नहीं करने देगा या हमें हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस आएंगी तो वो रिस्ट्रिक्शंस खुद ब खुद ही उठ जाएंगी, खुद ब खुद ही हट जाएंगी। हमें ये अपने लोगों में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में, यानी जो एक वाइफ जो उनका हस्बैंड उनको मना कर रहा है कि जॉब नहीं करनी है इस तरह से, तो अगर वो खुद ही आहिस्ता से अवेयरनेस फैलाएं और अवेयरनेस डालने की कोशिश करें, तो क्या नहीं किया जा सकता। हर तरह की अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है अगर बंदा कोशिश करे। और उम्मीद में दुनिया कायम है, तो उम्मीद तो लगाई जा ही सकती है और कोशिश भी की जा सकती है। तो आपस में जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, अगर हम उनको समझाएं और एक तरीके से, क्योंकि लॉजिक्स से इंसान जो है वो कन्विंस किया जा सकता है। आप किसी भी इंसान को कोई लॉजिक दोगे, उस चीज़ के बारे में बताओगे, उसका कॉन्टेक्स्ट बताओगे। अब मैं अपने वालिदैन को बैठ के उनके साथ एक डिस्कशन करूं कि इस तरह से मुझे बिज़नेस करना है या मुझे जॉब करनी है, उसके ये प्रोज़ हैं, ये कॉन्स हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडवांटेजेस हैं, ये आपको इस चीज़ से तसल्ली होनी चाहिए और इस चीज़ से, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, उसको मैं इस तरह से डील करूँगी। और आपको अपना पूरा एक प्लान उनके सामने रख दो और आप एक खुली किताब बन जाओ। तो क्यों नहीं कोई आप पे भरोसा करेगा, क्यों नहीं कोई आप पे यकीन करेगा और आपकी उस बात से कन्विंस हो के आपको कहे कि नहीं, तुमने जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताए हैं, जो लॉजिक्स दिए हैं, वो बिल्कुल तुम्हारे सही हैं और मैं मुतमईन हूँ तुम्हारी इस बात से। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। ये डिपेंडेंट, अगर हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो उसके लिए ट्रस्ट इश्यूज जो बच्चियां कहती हैं, मैं वहाँ यहाँ पे एज ए साइकोलॉजिस्ट भी यही बात करूंगी कि जो बच्चियां कहती हैं कि जी हमारे घर वाले हम पे ट्रस्ट नहीं करते, उसमें उनकी भी मिस्टेक होती है और 110% होती है कि आप लोग जब भी कोई बात करते हो उसको बिल्कुल सीधे से नहीं बात कर पाते। बिल्कुल हमेशा आप बात इस तरह करते हो कि दोहरी बात होती है, ना वो एक साइड समझ रहे होते हैं ना वो दूसरी साइड समझ रहे होते हैं कि क्या सीन है। आपको जो भी इश्यू है, जो भी बात है, कोई मसला है, कोई डर है, खौफ है, एक दफा उनके सामने तो रख के देखिए। एक दफा उन पे अपने पेरेंट्स पे आप ट्रस्ट करके देखें कि वो आपको इस चीज की वर्थ दे रहे हैं, नहीं दे रहे, परमिशन दे रहे हैं तो नहीं दे रहे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आम मिसाल दूंगी मिस मारिया, कि जब बच्चों ने अपनी कोई बात मनवानी होती है ना, तो वो लोग जिद कर लेते हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेशन होते हैं कि हम इस तरह नहीं इस तरह कर लें, तो वो रास्ते यूज करते हैं। सेम इसी तरह जब आपके कैरियर का मसला है, आपके फ्यूचर का मसला है, आपने अपनी ओनरशिप लेनी है, तो आप लोग तब क्यों नहीं कोई रास्ता यूज करते। और रास्ता यूज करने से मैं ये भी स्पेसिफाई कर दूं कि सीधा रास्ता यूज करें, प्लीज सीधा रास्ता यूज करें। ट्रस्ट करें अपने पेरेंट्स पे, अपने बहन भाइयों पे। एक कोई एक देखें, आप लोगों बच्चों के पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेट होते हैं कि हम लोग ये पाथ पे यूज कर लेंगे, नहीं तो ये नहीं तो ये। तो एक ही दफा आप एक ही रास्ता जो बिल्कुल सीधा जाता है उसमें बता दें। जैसे मिस मारिया भी कह रही थी कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कॉन्स कॉन्स हर चीज सामने रखिए। कैसे नहीं माने कि मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, माँ बाप वाकई में साइड देते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे मिस ऐसे भी है कि पहले मैं देखती थी कि ये सोच खत्म हो चुकी है कि जी बच्चियों को नहीं पढ़ाना पढ़ाना, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी इस तरह के आ गए हैं पाकिस्तान में कि दोबारा से वही कॉन्सेप्ट आ गया कि जी इंटर करा दें या मैट्रिक करवा दें, इट्स इनफ। इससे आगे हम नहीं पढ़ाएंगे या हम पढ़ा नहीं सकते, बस बच्ची की शादी करें और उसको भेज दें किसी के घर। तो क्या इसमें ये आप कह सकती हैं कि शादी के बाद भी तो उसको क्राइसिस बहुत सारी बचेंगी, तो किस्मत है ना एक। हमारी एक पंजाबी में कहा जाता है कि जी ये तो जुआ है शादी का, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो किस्मत है। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्ची के फ्यूचर पे, तो तब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, फिर वो क्या करेगी। मतलब मैं बहुत परेशान होती हूँ कभी कभी सिचुएशन सोच के। फिर ये पेरेंट्स क्यों नहीं सोचते कि बाद में क्या होगा, वो डायरेक्ट एक फैसला ये ले लेते हैं कि जी हम नहीं पढ़ाएंगे, बस बात खत्म। अच्छा, इस बारे में मैं 3 साल पहले जब मैंने एलएसी में एडमिशन लिया था और मैं फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अभी गई थी, तो हमारे यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन हुआ था बिज़नेस फिएस्टा के नाम से। तो उसमें हर किसी ने एक बिज़नेस फिएस्टा था और दूसरा था हर्ट प्राइज़। तो उन दोनों इवेंट्स में आपको क्या करना होता था कि आपको एक अपना बिज़नेस आइडिया, इस किस्म का बिज़नेस आइडिया सामने लेके आना होता था जो लोगों की, जिसमें
कोई लोगों का मुनाफा हो उसके अंदर, आप लोगों की हेल्प करें और पाकिस्तानी लोगों की हेल्प करें, जिससे ऐसा कोई बिजनेस आइडिया कि जिससे किसी आम इंसान की या किसी गरीब इंसान की मदद हो सके, तो उसको उससे बेनिफिट मिल सके। तो तब मुझे एक आइडिया आया था, और आपकी इस बात से मुझे वो आइडिया याद आया कि मेरा आइडिया बेसिकली ये था कि मेरे जो केपी के मेरा जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ की जो हमारी ख़वातीन हैं जिनकी बहुत अर्ली शादी हो जाती है, और अर्ली से मेरा मुराद है कि लिटरली बचपन ही होता है वो उनका, यानी कि 17-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, और उनकी शादी उनको ब्याह करा के भेज दिया जाता है, और वो उनसे उम्मीद ये की जाती है कि अब वो बस बच्चे पालेंगी और वो घर का काम-काज करेंगी, और बस यही है उनके लिए। तो उनके लिए जो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया था वो ये था कि वो ख़वातीन जिनको परमिशन हो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी उनके मर्द हज़रात या उनके घर में जो मर्द हैं, उनकी परमिशन के अगेंस्ट कोई ख़्याल मेरे ज़हन में आया था, बल्कि उनकी परमिशन के होते हुए, यानी कि अगर मेरे कोई रिलेटिव्स हैं जिनकी बेटी की शादी हो गई, और उन वो चाहती है खुद भी कि वो कोई काम करें और अपने लिए कोई रोज़ी रोटी कमाएं, और उनको परमिशन भी है, यानी कि उनको उनके हस्बैंड भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, और उनके हाँ में हाँ मिला के उनको कहते हैं कि हाँ नहीं आप करो, लेकिन कैसे करो, वो अपॉर्चुनिटी कहाँ है। हमारे यहाँ जो गांव के जो इलाके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ पे है ही नहीं। मतलब अब लड़की करेगी ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई कढ़ाई का जो काम करेगी, उसके लिए भी उसको घर से निकलना तो पड़ेगा, घर से निकल के जाके ट्रेनिंग करेगी, जो सिलाई कढ़ाई का सेंटर है वहाँ तक जाएगी और वहाँ से सीखेगी। तो जो मैंने आइडिया जो सोचा था वो ये था कि घर बैठे-बैठे ही वो औरत ज़ात जो है वो वहीं से अपने पास एक उनको लैपटॉप दे दिया जाए, फ़राहम कर दिया जाए, और वहीं से वो ऑनलाइन, चाहे कि उनके पास मैट्रिक की एजुकेशन हो, चाहे वो एफए पास हो, उन्होंने एफएससी की हो, या बेशक 9-10th ही क्यों ना की हो, इतना जो 9-10th में भी जो आजकल हमारे हाँ पढ़ा दिया जाता है, उससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपका ज़ाया हो जाता है या आपका बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है। आपको बेसिक जो है बेसिक्स सिखा दी जाती हैं मैट्रिक तक भी। तो उस बेसिक से आप उस बेसिक को आपने किस तरह यूज़ में लेके आना है, उसको आपने किस तरह यूटिलाइज़ करना है, वो मुझे था कि मैं उनको हमारे यहाँ उनको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, और उस ट्रेनिंग का 6 मंथ्स का प्रोग्राम होगा। उसके बाद वो इस काबिल होंगी कि वो घर बैठे-बैठे प्रोजेक्ट्स लेके काम करें, और इस तरह काम करें कि उनको उसकी जो है एप्रिसिएशन भी मिले, घर की तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट मिले, घर में भी इतना अपना मकाम बना लें कि उनको वैल्यू किया जाए, और उनको अच्छी खासी जो है वो पेमेंट भी आती रहे, एक पेमेंट की रिसोर्स जो सोर्स है वो भी बन जाए उनके लिए, और उनको ये ना लगे कि बस वो वो एक अम, अल्लाह माफ़ करे वर्थलेस ज़ात है और वो कुछ कर नहीं सकती, घर बैठ के बस उसने बच्चे ही पालने। तो ये एक मुझे आइडिया आया था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जजेस थे उनमें 2-3 जजेस में से 2 जजेस को आइडिया बहुत अच्छा लगा। तीसरे जज ने कहा कि नहीं, हमें ये इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं नज़र आता, और ये मेरी बदकिस्मती थी। बट आज भी मैं सोचती हूँ कि जब मेरा ब्रांड या मेरे बिज़नेस, मेरा कारोबार इस हद तक पहुँच जाए कि मेरे पास इतनी रिसोर्सेज़ हों कि मैं ये काम कर पाऊँ, और ये सोशल वर्क जो मैंने सोचा हुआ है, जिसका मैंने तैयार किया हुआ है कि मैंने इंशाल्लाह करना है, वो मैं करूँगी और इम्प्लीमेंट करूँगी, जल्द अज़ जल्द करूँगी, ताकि हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा या जितने भी हमारे निजी इलाके हैं, उन वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको इस किस्म की अपॉर्चुनिटी की सिर्फ ज़रूरत है, और उनका है दिल कि हम ये काम करें, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दें। जी। जज़ाकल्लाह। और मैं आपके लिए दुआ कहूँगी अल्लाह पाक आपके इस बहुत अच्छे मकसद को कामयाब करे और बहुत सारी मदद करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और
ये मेरा यकीन है, उम्मीद नहीं है, ये मेरा यकीन है कि जब हम कोई अच्छी सोच सोच लेते हैं और पुख्ता यकीन रखते हैं, तो आपका वो मकसद जो है वो ज़रूर पूरा होता है, और इंशाल्लाह आपका भी होगा। और आप तो बहुत सारी दुआएँ हैं आपके साथ, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और ये वाक़ई में बहुत अच्छा मैसेज है। इन द एंड मैंने जो पूरे सेशन में जो मिस मारिया से सीखा है और जो मैंने लर्न किया इस सेशन में, और जो मैं एक कह लें कि कंक्लूजन निकाल रही हूँ, एक रिज़ल्ट निकाल रही हूँ, उसमें मैं यही कहूँगी कि किसी भी सोसाइटी की हमने बात की है, हमने बैकग्राउंड की बात की है, हमने ऑफ़िशियल बात की है, हमने डिपेंडेंसी की बात की है, हमने रिसोर्सेज़ की बात की है, और भी हमने बहुत सारे फैमिली सपोर्ट की बात की है, हमने हर जगह की बात की है, लेकिन इन द एंड सॉल्यूशन एक रिजल्ट ये निकला है कि जो फीमेल जो एक औरत है ना, उसको खुद हिम्मत करनी चाहिए, उसको खुद आगे बढ़ना चाहिए, उसको खुद अपने ताल्लुकात बनाने चाहिए। सबसे पहले ताल्लुकात ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बाहर बनाने लग जाएँ और घर वालों को पता नहीं है। रिसोर्सेज़ बनाएँ, सबसे पहले अपने घर वालों को बनाएँ, उनको एतमाद में लें। लेकिन फर्स्ट फैक्टर वो है कि जो औरतें कहती हैं ना कि पहला कदम हम क्या लें, ठीक है? तो उनके लिए पहला कदम यही है कि वो अपने घर वालों को अपने एतमाद में लें, अपने बहन-भाइयों को लें, अगर शादीशुदा है तो अपने शौहर को लें, अपने ससुराल वालों को लें। सारे नहीं, लेकिन एक शौहर को तो ज़रूर लें एतमाद में, जो कि आपका फर्स्ट फैक्टर है, और जो कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर ताल्लुकात अच्छे बनाए हो तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हिम्मत जो है वो औरत ने खुद करनी है, उसके बाद फिर हम सोसाइटी को देखते हैं, फिर अल्टरनेट्स खुद निकल आते हैं, एक नियत करें, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। जी मिस, थैंक यू सो मच, इट वाज़ अ रियली, रियली ग्रेट सेशन। मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे मौजूद होती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक जो कह लें कि वो एक सेशन करने में भी बहुत मज़ा आया, और बोलने में भी, कुछ कहने में भी, और सुनने में तो बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। इन द एंड आप लास्ट में कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रही थी और काफ़ी मर्द हज़रात हमारे साथ इस वक़्त हैं, तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो औरत ज़ात है, उसको तो हमारे सहाबा कराम के टाइम से ही अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें अपने प्रॉफ़िट की, तो उनकी जो थी ज़ौजा, उन्होंने जब अपना कारोबार स्टार्ट किया तो उन्होंने उनको इतना सपोर्ट दिया और उनके साथ हमेशा उनको एप्रिशिएट किया और एप्रिसिएशन उनको मिली, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मकाम बना लिया था और वो इस मकाम तक पहुंच गई थी कि उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला। तो अगर आपको कोई भी इख्तिलाफ़ है हमारी बातों से, या आपको किसी भी चीज़ से या किसी औरत की बात से भी इख्तिलाफ़ है, आप उसका पॉइंट सुनें। आप ऐसा नहीं कि आप एकदम से कंक्लूजन पे छलांग मार के आप कहो कि नहीं ये गलत आपने कहा, नहीं। आप बात सुनें, औरत को समझने की कोशिश करें। किसी भी औरत का कोई गलत उसकी इंटेंशन नहीं होती, ना किसी औरत का कोई गलत मकसद होता है किसी भी इस किस्म की बात, यानी कोई इंडिपेंडेंट होना चाह रहा है या कोई काम करना चाह रहा है, तो उससे किसी का कोई गलत मकसद नहीं होता। एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे को सुनने की हिम्मत अपने अंदर डालनी चाहिए कि एक दूसरे को हम सुन सकें, समझ सकें और उनकी बात पे हम इस तरह से उनके साथ उनका साथ दें और उनकी हेल्प करें, बजाय कि हम एकदम से उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं हमें आपसे इख्तिलाफ़ है और हम तो आपकी इस बात पे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अंडरस्टैंडिंग तो हर रिलेशन में चाहिए, चाहे वो आपके बहन-भाई हैं, चाहे वो मियाँ-बीवी हैं, चाहे वो पेरेंट्स और चाइल्ड हैं। कोई भी रिलेशन है ना, कोई भी रिलेशन है, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर है, तो आप रिलेशन अच्छे से निभा रहे हैं, और वो रिलेशन होते भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हर जगह पे आप ये चीज़ करें। जी, मैं लास्ट में कुछ कहते हुए मैं एक कमेंट ऐड करना चाह रही थी, तो मैं उनको ये कह दूँ कि आपने शायद हमारा सेशन लेट जॉइन किया है। सबसे पहले मिस मारिया के साथ जो हमारी डिस्कशन थी, वो यही थी कि जो बच्चियाँ घर से बाहर नहीं जा सकती, या अब तो वैसे भी कोविड की सिचुएशन है, फ्रीलांसिंग का उन्होंने बताया कि आप वहाँ पे अकाउंट बना के आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है? और अगर मज़ीद आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारा सेशन अभी रिकॉर्डेड जो है एफबी पे फ़ौरन से अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से देख लें। शुरू में ही ये बात बहुत डिस्कस हुई है और बहुत डिटेल से डिस्कस हुई है। तब तक के लिए इन द एंड थैंक यू सो मच मिस मारिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट भी आप किसी टॉपिक के साथ हम इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे जरूर ज्वाइन करेंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक एवरीवन। यू। इंशाल्लाह।